वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CK एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का 9th चैप्टर जिसका नाम है स्नेक। क्या नाम है फ्रेंड्स? स्नेक। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्नेक है ये बहुत ही अच्छी कविता है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। आइए फ्रेंड्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके जो पोएट हैं DH लॉरेंस, इनके बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पोएम होता है, पोएम के जो पोएट होते हैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके जो पोएट है DH लॉरेंस, इनके बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में जो आएगा वो छूटे ना, हम सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकें और सबको बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, इनके बारे में पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वॉज बॉर्न इन 1885 एंड डाइड इन 1930। इसका मतलब ये हुआ, ये जो DH लॉरेंस है इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस और इनका जन्म 1885 में हुआ और इनकी मृत्यु 1930 में हो गई। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। ए पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड essayist grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his कोर्स माइनर फादर। आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को समझते हैं। पोएट मीन्स होता है कवि, नोवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर मीन्स होता है लघु कथाओं के लेखक यानी छोटी छोटी कहानियों के लेखक, एंड एसेइस्ट मीन्स होता है निबंधकार। अच्छा, निबंधकार का मतलब होता है जो एस्से लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं, जो निबंध लिखते हैं। तो ये जो DH लॉरेंस है वो लेख भी लिखा करते थे, एस्से भी लिखा करते थे, यानी निबंध भी लिखा करते थे। ग्रीव अप का मतलब होता है बड़ा होना या पलना बढ़ना भी बोल सकते हैं। ये बड़े हुए। एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन, स्ट्राइफ मीन्स होता है झगड़ा और बिटवीन मीन्स होता है के बीच। तो ये पले बढ़े किसके बीच था? झगड़ों के बीच था। किसके झगड़ों के बीच? ही जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर, मतलब इनकी जो जेंटिल मीन्स होता है सभ्य, तो इनकी जो सभ्य है, और ये जो एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित या पढ़ी लिखी, तो इनकी जो सभ्य और पढ़ी लिखी माँ थी और इनके जो पिताजी थे कोर्स माइनर फादर। अच्छा, माइनर उन लोगों को कहा जाता है जो खुदाई का काम करते हैं। तो इनके पिताजी जो थे ना वो खुदाई के काम करते थे, इसीलिए इनके पिताजी को माइनर फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर फादर। इसके पहले एक वर्ड आया कोर्स, तो कोर्स का मतलब होता है असभ्य। तो इनके पिताजी असभ्य और खुदाई का काम करने वाले व्यक्ति थे, इंसान थे, और इनकी जो माँ थी वो सभ्य और पढ़ी लिखी थी। तो इनकी पढ़ी लिखी और सभ्य माँ के और इनके असभ्य और खुदाई करने वाले पिताजी के झगड़ों के बीच ये पले बढ़े थे, यानी विकसित हुए थे। आगे देखिए क्या लिखा गया इनके बारे में। एज ए यूथ इन द नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज एज हिज ओन। आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को समझते हैं। देखिए, एज ए यूथ, यूथ मीन्स क्या होता है? नौजवान। क्या होता है? नौजवान। तो एक नौजवान यानी नौजवान के रूप में इन्होंने क्या किया था, आगे समझते हैं। इन द नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज, ये जो नॉटिंघमशायर है ना एक माइनिंग विलेज है। माइनिंग विलेज हम उसे कहते हैं जहाँ के लोग ना खुदाई का काम करते हैं, उसे कौन सा विलेज कहेंगे? माइनिंग विलेज। उस माइनिंग विलेज का नाम क्या है? नॉटिंघमशायर। अच्छा, ये नॉटिंघमशायर जो है ना ये कहाँ का विलेज है? तो ईस्टवुड का। कहाँ का? ईस्टवुड का। तो ये जो DH लॉरेंस थे ईस्टवुड के एक खुदाई करने वाले गांव जिसका नाम है नॉटिंघमशायर, वहाँ के युवा के रूप में, एक नौजवान के रूप में ये इन्होंने क्या किया था रिसेंटेड मतलब था विरोध करना था। इन्होंने विरोध किया था रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। ड्रंकन मतलब होता पियक्कड़। तो इनके पिताजी जो थे ना वो दारू पीते थे, तो ये अपने पियक्कड़ पिताजी का जो रफ वेज था, जो गलत रास्ता था, जो गलत तरीका था, उसका वो क्या किए थे? विरोध किए थे। किस रूप में? तो नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज के एक नौजवान के रूप में। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया। और ये क्या किए थे? ये एडॉप्ट किए थे यानी अपनाए थे। किस चीज़ को अपनाए थे? तो हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज़ एज हिज ओन, मतलब वह अपने मूल्यों को अपने मूल्यों के रूप में किसको अपनाए थे? तो अपने उनकी जो माँ थी, उनकी माँ का जो रिफाइंड जो वैल्यूज़ था। रिफाइंड मतलब होता है
निर्मल, क्या होता है, निर्मल होता है या शुद्ध भी बोल सकते हैं। तो इनकी माँ का जो रिफाइंड वैल्यूज़ था उसको उन्होंने अपने गुण के रूप में क्या किया था, अपनाया था। रिफाइंड वैल्यूज़ समझ रहे हैं ना दोस्तों, रिफाइंड वैल्यूज़ का मतलब होता है अच्छा गुण, क्या होता है, अच्छा गुण। लेकिन इनके पिताजी का जो रफ वेश था, गलत रास्ता था, वो दारू उरू पीते थे, उनका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और अपनी माँ का जो जेंटिलिटी था उसका उन्होंने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट किया था। यानी इनका जो रिफाइंड वैल्यूज़ था इनके माँ का, उसको वो क्या किए थे, अडॉप्ट किए थे और उसको गुण के रूप में देखते थे और उसको वो अपनाए भी थे। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। However, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue। देखिए आइए इसके हिंदी को समझते हैं। However मतलब होता है हालांकि या यद्यपि भी बोल सकते हैं। एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज ए राइटर, मतलब जैसे जैसे यह राइटर लेखक के रूप में मैच्योर होते गए, परिपक्व होते गए, ही रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट करना यानी अस्वीकार करना शुरू कर दिया। किस चीज़ को, द जेंटिलिटी हिज मदर, मतलब अपनी माँ की जो सभ्यता था, उनकी माँ की जो सभ्यता था उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी उसको नकारना शुरू कर दिया। कब, जब वो राइटर के रूप में बड़े हो गए, यानी मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए। और क्या किया उन्होंने, एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज ए वर्चू, और इनके पिताजी का जो अर्दीनेस मतलब था संसारिकता, और इनके पिताजी का जो संसारिकता था उसको उन्होंने एक वर्चू, एक गुण के रूप में देखना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो डी.एस. लॉरेंस है, पहले तो अपनी माँ की जेंटलिटी को, यानी उनकी जो सभ्यता था, उनकी जो सज्जनता था, उसको वह एक गुण के रूप में मानते थे, एक अच्छा ज्ञान के रूप में मानते थे। लेकिन जैसे जैसे वह लेखक के रूप में, राइटर के रूप में बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके जो पिताजी का जो अर्दीनेस था, उनके पिताजी का जो संसारिकता था, उसको वह एक गुण के रूप में देखने लगे। वर्चू मीन्स होता है गुण, एक गुण के रूप में देखना शुरू कर दिया। और उनकी माँ का जो रिफाइंड वैल्यू था, जो अच्छा गुण था, जो अच्छा ज्ञान था, उसको वो क्या कर दिए, अस्वीकार करना स्टार्ट कर दिए, मतलब उसको नकारना शुरू कर दिए। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया, ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। देखिए लिखा गया है इसमें, ही रोट मतलब उन्होंने लिखा और प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। देखिए प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन या आदि भी बोल सकते हैं। अच्छा, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, और पैशन मीन्स क्या होता है, शौक, क्या होता है, शौक होता है। ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। अच्छा देखिए इसके पूरे को हिंदी को समझते हैं। ही रोट मतलब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, मतलब इन्होंने लिखा। प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस मतलब लोगों का जो प्राचीन यानी आदि और प्राकृतिक जो पैशन होता है, जो शौक होता है, उसके बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। क्यों लिखना स्टार्ट किया, ट्राइंग टू शो मतलब ये दिखाने के लिए, ठीक है, क्या दिखाने के लिए, तो इंस्टिंक्टिव फोर्स मतलब उन आत्मबल को, इंस्टिंक्टिव फोर्स मतलब होता है आत्मबल, तो उन आत्मबल को उन्होंने दिखाने का कोशिश किया, जो इन ए मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो एक इंसान के जीवन में ला सकता है, क्या ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है, खुशियाँ। तो देखिए मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, इन्होंने ट्राई किया मतलब कोशिश किया, क्या ट्राई किया, कोशिश किया था दिखाने का। तो क्या दिखाने का, तो उस इंस्टिंक्टिव फोर्स के बारे में, मतलब उस आत्मबल के बारे में इन्होंने बताने का कोशिश किया और समझाने का कोशिश किया लोगों को, जो आदमी के यानी इंसान के जीवन में क्या ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है। क्या ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है। मैं इस बात को थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स ये इंस्टिंक्टिव फोर्स मीन्स होता है आत्मबल। किसी इंसान के पास अगर उसका आत्मबल ही नहीं रहेगा तो कितना भी कोई दूसरा व्यक्ति उसको सपोर्ट कर दे, हेल्प कर दे, बहुत सारी वस्तु उसके पास, खुशियाँ देने वाली वस्तु उसके पास क्यों ना हो जाए, लेकिन जब उसका खुद का आत्मबल उसके साथ नहीं रहेगा तो वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तो उसी के बारे में ये डी.एस. लॉरेंस जो है वो बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इंसान के जीवन में खुशियाँ उसका जो आत्मबल होता है ना, वही ला सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं ला सकता। इसलिए वह इंसान का, लोगों का जो इंस्टिंक्टिव फोर्स होता है, जो आत्मबल होता है, उसके बारे में वह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं अपने पोएम से, अपने कविता के माध्यम से। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है, इन हीज राइटिंग्स। देखिए पहले इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। क्या लिखा गया है, इन हीज राइटिंग्स मतलब उनके लेखों में, ही इमर्ज्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है,
इन हिज राइटिंग सी इमर्ज एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिक्ट। अच्छा, इंस्टिक्ट का मतलब क्या होता है? वही आत्मबल। क्या होता है? आत्मबल होता है। तो इन हिज राइटिंग्स मतलब अपने लेखों के माध्यम से, ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि अपने लेखों में ही इमर्ज्ड मतलब वह उभरे या मतलब जाने जाने लगे या बने। क्या बने? तो चैम्पियन मतलब एक चैम्पियन के रूप में जाने जाने लगे, यानी विजेता के रूप में। किस चीज़ के विजेता? तो इंस्टिक्टिव मतलब आत्मबल के बारे में जितने भी पोएट लिखे हैं ना, उसमें सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी ने लिखा है इस टॉपिक के बारे में, तब वो D.H. लॉरेंस ने लिखा है। किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस ने। इसीलिए यह चैम्पियन ऑफ इंस्टिक्ट मतलब ये जो आत्मबल के जो विजेता होता है उसके रूप में यह जाने जाने लगे। कौन था? D.H. लॉरेंस। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा गया है इनके बारे में। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909, द व्हाइट पीकॉक 1911, द Trespassers 1912, Sons and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926, Lady Chatterley's Lover 1926। आइए फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा गया हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स। यहाँ पे वर्क्स का मतलब होता है उनकी जो रचनाएं हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी गई जो कविता है, उनके द्वारा जो लिखी गई जो लेख है, जो कहानी है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इनका कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें इंक्लूड है, जिसमें शामिल है कौन कौन? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पहला कौन सा है? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1909 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है द व्हाइट पीकॉक। क्या है? द व्हाइट पीकॉक, ये 1911 में प्रकाशित हुआ। द ट्रेसपासर, ये जो द ट्रेसपासर ये कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। उसके बाद है सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स कब हुआ? 1913 में। उसके बाद है द रेनबो। क्या है? द रेनबो। द रेनबो कब पब्लिश हुआ? 1915 में। उसके बाद है प्लम्ड सरपेंट। ये जो प्लम सरपेंट है ये 1926 में पब्लिश हुआ, यानी प्रकाशित हुआ। उसके बाद है लेडी चैटरलीज लवर, ये कब पब्लिश हुआ? 1926 में हुआ। उसके बाद देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। इन द प्रजेंट पोएम स्नेक। प्रजेंट पोएम मीन्स होता है प्रस्तुत कविता। तो ये जो हम लोग प्रस्तुत कविता जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्नेक, लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनाउंसेज द सैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सॉल्ट्स। एक्सॉल्ट्स मतलब होता है प्रशंसा करना। अच्छा, वैल्यूज़ मतलब होता है मूल्य, और प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन या आदि भी बोल सकते हैं। लाइफ मीन्स होता है जीवन। डिनाउंसेस मीन्स होता है निंदा करना। अच्छा, सैम्स मतलब होता है दिखावटीपन या दिखावा। आर्टिफिशियलिटीज़ मतलब होता है कृत्रिमता। और मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ मीन्स होता है आधुनिक सभ्य जीवन। तो ये जो कविता है स्नेक, इसमें लॉरेंस ने एक्सॉल्ट्स किया है, यानी D.H. लॉरेंस ने प्रशंसा किया है। किस चीज़ का? तो प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? प्राचीन या आदि। तो प्राचीन जीवन के मूल्यों का इन्होंने क्या किया? प्रशंसा किया है। एंड डिनाउंसेज, और इन्होंने निंदा किया है। किस चीज़ का निंदा किया है? तो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ मतलब आधुनिक जो सभ्य जीवन है, उसका जो सैम्स है, उसका जो दिखावटीपन है, उसका जो दिखावा है, और उसका जो आर्टिफिशियलिटीज़ है, उसका जो कृत्रिमता है, उसका उन्होंने क्या किया है? डिनाउंसेज किया, यानी निंदा किया है। फ्रेंड्स, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। D.H. लॉरेंस ने ये जो प्राचीन जो जीवन होता है उसके मूल्यों को, वैल्यूज़ को क्या किया? एक्सॉल्ट्स मतलब उसकी प्रशंसा की है। और डिनाउंसेस, उन्होंने निंदा किया है। किस चीज़ का? तो आधुनिक जीवन का, आधुनिक सभ्य जीवन का जो दिखावटीपन है, जो दिखावा है, और उसका जो कृत्रिमता है, उसका उन्होंने क्या किया है? डिनाउंसेस यानी निंदा किया है। फ्रेंड्स, मैं जो ये अभी बताया हूँ D.H. लॉरेंस के बारे में, अगर आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानने को मिला होगा, अगर आपको ये यूज़फुल लगा होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो पे कमेंट भी करेंगे, और मेरे चैनल CK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसमें से जो मैं बताया हूँ इसमें से अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, चूँकि ये कविता जो है बहुत लंबी है, इसलिए मैं इस पोएम को, इस चैप्टर को 2 हिस्से में बनाऊँगा, 2 पार्ट में बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इस चैप्टर का
पहला पार्ट है, पार्ट 1 है, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं इस चैप्टर को समझाऊंगा, इस पोएम को समझाऊंगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं क्योंकि शायद आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसका जो पोएम है उसको मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट 2 के साथ।